हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज एक और नया सेशन लेकर हम आ गए हैं टारगेट सेमेस्टर पे अपने चैनल पे। आज हम दिल्ली सल्तनत की यूनिट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे यार? दिल्ली सल्तनत में यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत अभी तक हमने यूनिट 1 डिस्कस कर लिया है और वो जो वीडियो थी वो अपलोड भी हो गई है, ठीक है। आप चैनल पे चेक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। दिल्ली सल्तनत जैसा कि सभी लोग जानते हैं, टाइमलाइन क्या है? 1206 से लेके 1526 है। तो 1206 से लेके 1526 के बीच की जितनी घटनाएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, वो यहाँ पे हम कराने वाले हैं। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मुझे सभी लोग जानते हैं। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब दो तीन चीजें मैं बता दूं, जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो मोस्टली इक्वलेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। और मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा ज्यादा अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाला पढ़ते हैं, हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं। कि सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ाया था मोहम्मद बिन तुगलक में दोआब में कर वृद्धि करने का काम किया था। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की? सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की? सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की 1503 में, 1504 में, ठीक है। तो 1503 या 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। कई किताबों में 1507 भी लिखा रहता है। चलो, ये इससे पहले ये वाले क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, जल्दी से हम इनको देखते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। 9 क्वेश्चन से नए क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये अभी कुछ पुराने क्वेश्चंस रिपीटेड है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1596 निम्नलिखित में से किसके मध्य में हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। दीवाने आमिर को ही दीवाने आमिर को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, इसको जल्दी से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये वाला आपको हम पहले करा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे पहले हो चुके हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा तेज से पढ़ा रहे हैं। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग किया। मेनली जो भाषा प्रयोग की गई वो कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी, पर्शियन भाषा थी, जिसका दिल्ली सल्तनत में क्या किया गया? प्रयोग किया गया था। सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखे? सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे आमीर खुसरो ने, ठीक है। इनकी किताबों का नाम इससे पिछली वाली क्लासेस में मैंने बताया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था? दिल्ली पर शासन किसका था उस समय? मोहम्मद बिन तुगलक का था। जब इब्न बतूता भारत आया तो दिल्ली पर शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। चलिए, तैमूर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 और 1399 में हुआ। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ठीक। चलो, अब यहां तक पुराने क्वेश्चंस रिपीटेड थे, यहां से 9 क्वेश्चन से हमें न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। यहां मैं हिंदी पढ़ने का काम कर रहा हूं, हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं। इधर इंग्लिश में भी लिखा गया है, आप इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम हिंदी बताते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई? तो किस सुल्तान के समय दिल्ली से राजधानी आगरा की गई? वो था सुल्तान सिकंदर लोधी। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाला राज्य अंतिम वंश कौन सा था? ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन लोग आए थे? सबको आपको टाइमलाइन अगर याद है, सबसे पहले गुलाम वंश आया, ठीक है। गुलाम के बाद कौन आए? गुलाम के बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद आपके तुगलक आए, तुगलक के बाद आपके सैयद आए, सैयद के बाद कौन आए? सैयद के बाद लास्ट सबसे आए लोधी, या लोधी भी कहा जाता है, LODHI या LOHI भी लिखते हैं, ठीक है, LODI भी लिखते हैं। इसको किसने कहा? तो लास्ट कौन से थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर वो किया, रूल किया? उनका नाम था लोधी। कौन थे? लोधी हुआ करते थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोधी हो जाएगा, ठीक है। इसको LODHI भी पढ़ते हैं और इसको LODI भी पढ़ा जाए। LODI भी कहीं लिखा रहा है तो गलत नहीं है, वो भी सही है। चलो, लोडी वंश का संस्थापक कौन था? लोडी वंश का संस्थापक का क्या नाम था? लोडी वंश के संस्थापक का नाम था बहलोल लोडी। आंसर क्या हो जाएगा? द फाउंडर ऑफ द लोडी डायनेस्टी वाज बहलोल लोडी। निम्नलिखित में से कौन लोडी शासक हिंदू मां का बेटा था? ठीक है,
कौन सा हिंदू माँ का बेटा था, यहाँ पे पूछा गया हिंदू माँ का कौन बेटा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोधी रूलर्स वाज द सन ऑफ अ हिंदू मदर, हिंदू मदर का कौन सन था, तो यहाँ पे सिकंदर लोधी जो था वो हिंदू माता का बेटा हुआ करता था, ठीक है। सिकंदर लोधी आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, ठीक है। देखो कई सारे लोग हिंदू माता की संतानें थी, जैसे एक नाम मिलता है सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। घियासुद्दीन तुगलक की जो माता थी वो एक जाट वुमेन हुआ करती थी। उसके बाद एक नाम हमको मिलता है खुसरो खान का, खुसरो खान पहले एक हिंदू था, बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। फिर एक नाम मिलता है फिरोज शाह तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक की जो माता थी वो भी क्या थी, हिंदू हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक को हम एक कट्टर मुसलमान शासक के रूप में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में दो कट्टर मुस्लिम शासक, पहले फिरोज शाह तुगलक, दूसरे सिकंदर लोधी को माना जाता है, ठीक है। तो घियासुद्दीन तुगलक, खुसरो खान, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी, इन चार लोग की जो माताएं थी वो क्या थी, इन चार लोग की माताएं क्या थी, हिंदू थी, ठीक है। इनकी माताएं क्या थी, हिंदू, इन चार लोग की माताएं थी, ठीक है। ये चारों आप फैक्चुअल डाटा है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसी तरीके से अपने एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अगर सिकंदर लोधी ना आया हो ऑप्शन में, ये तीन हो तो ये तीन मार देना, ठीक है। चलो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम आ रही होगी आज, एक्चुअली हमारा एक लाइटनिंग यहाँ पे होती है, वो लाइट थोड़ी सी कम है तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम आ रही होगी। बाकी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरा फेस थोड़ा सा डिम दिख रहा होगा, बाकी आपको स्क्रीन अच्छे दिख रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर सिकंदर लोधी द्वारा स्थापित किया गया, फिर से वही सेम क्वेश्चन, आगरा। विच सिटी ऑफ फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी, आगरा। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली क्यों की, तो 1504 1503 में आगरा की नींव क्यों डाली सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी इन 1504 एडी बिकॉज उसने नगर बसाने का शौक था, दिल्ली की अपेक्षा आगरा जलवायु की दृष्टि से ज्यादा अच्छा था, वह इटावा, बयाना, ग्वालियर, धौलपुर आदि जागीरों पर अधिक नियंत्रण चाहता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। वह इटावा, बयाना, ग्वालियर, धौलपुर आदि जागीरों पर अधिक नियंत्रण चाहता था। ही वांटेड मोर कंट्रोल ओवर द स्टेट्स लाइक इटावा, बयाना, ग्वालियर एंड धौलपुर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, नोट करना सी सभी लोग, ठीक है। चलो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, जब आपसे सर्वश्रेष्ठ शासक पूछेगा आप आंख बंद करके क्या बोलोगे, सिकंदर लोधी। सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर शाह लोधी, ठीक है। सबसे बेस्ट शासक माना जाता है सिकंदर शाह लोधी को, लोधी डायनेस्टी का। सिकंदर शाह लोधी से अच्छा शासक किसी को नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया, द फोर्ट ऑफ बादलगढ़ व कंस्ट्रक्टेड बाय, कंस्ट्रक्ट किसने किया, तो बादलगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया था, सिकंदर लोधी ने बनवाया था। द फोर्ट ऑफ बादलगढ़ वो कंस्ट्रक्टेड बाय सिकंदर लोधी, आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बादलगढ़ का किला कहां पर है, ठीक है, तो ये जो किला है बादलगढ़ का वो आगरा में पड़ता है, ठीक है। ये फोर्ट ऑफ बादरगढ़ को बनवाया था किसने, सिकंदर लोधी ने, आगरा के अंदर, ठीक है। कई किताबों में दिल्ली भी लिखा रहता है लेकिन आगरा ज्यादा सही है। फोर्ट ऑफ बादलगढ़ कहां पर है, फोर्ट ऑफ बादलगढ़ है आगरा में, जिसको बनवाया था सिकंदर लोधी ने, ठीक। चलो 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोधी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। Who was the Sultan of Delhi at the time of Battle of Panipat in 1506 AD? सुल्तान इब्राहिम लोधी। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया, युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया कौन, इब्राहिम लोधी। Who was the Sultan of Delhi who was killed while fighting the battlefield? बैटलफील्ड में मारा गया कौन, इब्राहिम लोधी। ये इकलौता ऐसा सुल्तान था जो जंग लड़ते हुए मारा गया, बैटलफील्ड में लड़ते हुए मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोधी, ठीक है। नियमतुल्ला ये चीज कहते हैं कि इकलौता सुल्तान था जो कि कहां मारा गया, जो कि बैटलफील्ड में मारा गया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक इतिहासकार है नियमतुल्ला, नियमतुल्ला का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किस सल्तनत में मिलाया सुल्तान ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली में, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जौनपुर को मिलाया दोबारा दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिजर खान या बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बनाया, ठीक है।
जो फिरोज शाह तुगलक के बाद आजाद हो गया था जौनपुर जो राज्य था, जो इसमें एक डायनेस्टी रूल करती थी जौनपुर में, जिनको शर्की कहा जाता है। क्या कहते हैं जिनको? जिनको शर्की कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक वंश रूल करता था, इनको कहा जाता था शर्की डायनेस्टी, ठीक है। ये रूल करता था जौनपुर में। अब यहाँ पर शर्की डायनेस्टी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में लड़ने लगा दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। बाद में जाकर बहलोल लोधी के समय काल में जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत के अंडर में लाने का काम किया। किसने? बहलोल लोधी ने, ठीक है। तो जौनपुर फिर से आ गया दिल्ली सल्तनत के काल में, दिल्ली सल्तनत के उसमें मतलब टेरिटरी में। कब आया? बहलोल लोधी के काल में आया। ईयर अगर आपको लिखना हो तो ईयर होता है 1479। 1479 में जौनपुर स्टेट को कैप्चर किया था किसने? बहलोल लोधी ने, ठीक है। नोट करेंगे सभी ईयर 1479। चलो आगे बढ़े। वो कौन सा सुल्तान था जिसने खाद्यान्न पर से जकात हटा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टफ माने जाते हैं एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अच्छे से वीडियो को देखे रहेंगे वही इसका आंसर सही कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। किसने खाद्यान्न से जकात कर को हटा लिया? कई कर होते हैं, जजिया होता, जकात होता, खराज होता, खुम्स होता। यहाँ पे पूछा क्या गया है, किसने जकात कर से, खाद्यान्न पर से जकात कर को हटा लिया? तो वो कौन सा सुल्तान था? वो सुल्तान था सिकंदर लोधी। विच सुल्तान वाज वन हु रिमूव जकात फ्रॉम फूड ग्रेन्स? द सुल्तान का नाम क्या था? सुल्तान का नाम था सिकंदर लोधी। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट था क्वेश्चन था। चलिए, लोडी सुल्तान निम्न में से किस नस्ल के थे? लोडी सुल्तान जो थे वो अफगान नस्ल के थे। एक लौता ऐसा वंश था दिल्ली सल्तनत काल में जो अफगान था। आगे जाओगे तो मुगलों में आपको सूरी वंश मिलेगा, सूरी डायनेस्टी मिलेगी। सूरी डायनेस्टी भी आगे क्या होगी? वो भी अफगान वंश है, ठीक है। दो अफगान वंश हमें मिलते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में। एक है कौन? एक है आपकी लोडी और दूसरे हैं आपकी सूरी डायनेस्टी, जिसका रूलर था शेरशाह सूरी। लोडी सुल्तान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस? दे बिलोंग टू अफगान रेस, ठीक है। चलो, सिकंदर लोडी का वजीर का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदर लोडी के वजीर का क्या नाम था? ठीक है, तो सिकंदर लोडी के जो वजीर हुआ करता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मियां भुआ। आंसर हो जाएगा इसका ए, मियां भुआ, ठीक है। मियां भुआ हुआ करता था, बहुत फेमस वजीर था सिकंदर लोडी का, इसका नाम था मियां भुआ। मियां भुआ ने दो किताबें लिखी, उन दो किताबों का नाम एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, क्या है? मैंने बोला मियां बुआ बहुत फेमस हुआ करता था। मियां बुआ की दो किताबें हुआ करती थी, ठीक है। एक किताब का नाम था फिरंगे सिकंदरी, फिरंगे सिकंदरी, और एक और किताब लिखी है मियां बुआ ने, उस किताब का नाम है लज्जते सिकंदरी। दो किताबें लिखी हैं मियां बुआ ने, ठीक है। वो दो किताबें कौन सी है? एक किताब है फिरंगे सिकंदरी, दूसरी किताब है लज्जते सिकंदरी। फिरंगे सिकंदरी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आयुर्वेद के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। ये संस्कृत का एक टेक्स्ट है, संस्कृत को फारसी में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया है मियां बुआ ने। किताब लिखी है फिरंगे सिकंदरी, ठीक है। तो संस्कृत जो किताब थी उसको ट्रांसलेट किया फारसी भाषा में, ठीक है। और एक लज्जते सिकंदरी है जो किताब म्यूजिक के ऊपर लिखी गई है। ये दोनों किताब किसने लिखी है? दोनों किताब लिखी है मियां बुआ ने, जो कि क्या था? वजीर था सिकंदर लोडी का, ठीक है। तो सिकंदर लोडी के वजीर का क्या नाम था? मियां बुआ नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो किताबों का नाम जरूर नोट करेंगे एग्जामिनेशन में, इन दो किताबों का नाम जरूर आता है। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसके समय में अमीरों का प्रभुत्व चरम सीमा पर था? अमीरों का प्रभुत्व चरम सीमा पर था लोधी काल में, ठीक है। इन हुज रीजन वेयर द डोमिनेंस ऑफ द नोबल रीच इज पीक? नोबल्स का डोमिनेशन किसके काल में पीक पर था? लोडी काल में था, ठीक है। लोडी आंसर होगा। अगर आपने सुना होगा बहलोल लोडी का काल, तो बहलोल लोडी के काल में, ठीक है,
जो अमीरों का जो नोबल्स हुआ करते थे वो सबसे ज्यादा क्या हुआ करते थे, ताकतवर हुआ करते थे, ठीक है। मनसदे आली कहा करता था, बहलोल लोडी अपने नोबल्स को मनसादे आली कहा करता था, मेरे पुत्र कह के पुकारता था। और वो कहता था कि अफगान नोबेलिटी में क्या होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, वहां पे इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल का कॉन्सेप्ट होता है, सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लोडी डायनेस्टी हो जाएगा। अगर आपसे यहां पर विजारत का गोल्डन पीरियड पूछा जाए, विजारत, विजारत का गोल्डन पीरियड किसको माना जाता है, अब आप कहोगे सर विजारत क्या होता है, तो वजीर का डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं दीवाने विजारत, ठीक है। तो कौन सी डायनेस्टी का काल, विजारत का गोल्डन पीरियड, सुनहरा काल माना जाता है विजारत का, तो विजारत का वो सुनहरा काल माना जाता है तुगलक वंश को, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के काल को विजारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये वाला नोट करना, विजारत का गोल्डन पीरियड किसको माना जाता है, तुगलक काल को विजारत का क्या माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, ठीक। इतना फैक्चुअल डाटा आपको किसी और चैनल पे यहाँ के अलावा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में अपने। चलिए, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे, दुर्बल प्रशासन सही है, तैमूर का आक्रमण सही है, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव ये भी सही है, 1 2 3 आंसर हो जाएगा, मिश्रित संस्कृति का उदय ये गलत है, राइज ऑफ मिक्स कल्चर, मिक्स कल्चर के राइज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा 1 2 एंड 3, वीक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेशन ऑफ तैमूर, लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से, चलो फिर चेंज कर दे, 1 2 3 चेंज। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया, निम्न में से कौन गुरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, अथवा कौन सा सुल्तान गुरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो गुरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था कौन, सिकंदर लोडी। सिकंदर लोडी गुरुखी के उपनाम से क्या लिखा करता था, कविताएं लिखा करता था, ठीक है। तो कविताएं, जैसे पेन नेम था, जैसे हर किसी का पेन नेम होता है, तो पेन नेम हर किसी का अलग होता है, इसका पेन नेम क्या था, गुलरुखी हुआ करता था, तो गुलरुखी किसका पेन नेम है, सिकंदर लोडी का पेन नेम है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है पीवाईक्यू में, कि किस ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसका पेन नेम गुलरुखी था, तो वो कौन था, वो था आपका सिकंदर लोडी। लोडी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था, सिकंदर लोडी, द मोस्ट पावरफुल सुल्तान लोडी डायनेस्टी वाज सिकंदर लोडी, ठीक। चलो चलिए, एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। अब यहाँ पे लिखा गया है गजे सिकंदरी, सिकंदरी मतलब होता है सिकंदर लोडी, तो ठीक है, सिकंदर लोडी क्या लेकर आ रहा है, सिकंदर लोडी गजे सिकंदरी लेकर आ रहा है, ठीक है। सिकंदर लोडी क्या लेकर आ रहा है, सिकंदर लोडी गजे सिकंदरी की यूनिट लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर आप गजे सिकंदरी देखोगे तो ये गजे सिकंदरी कितना होता है, गजे सिकंदरी होता है 32 डिजिट्स माना जाता है, ठीक है, 32 डिजिट्स माना जाता है, ठीक है। ये आगे तक, आगे के कालों में भी गजे सिकंदरी रहा, जब तक अकबर ने दीन उसका एक डिपार्टमेंट गजे इलाही जब तक स्टैब्लिश नहीं किया, ठीक है। मतलब ये क्या है, गजे सिकंदरी क्या है, जमीन को मापने की विधि होती है, उसी को कहते हैं गजे सिकंदरी, ठीक है। अब आगे तक ये मतलब अकबर के काल तक गजे सिकंदरी चलता रहा, अकबर एक नया सिस्टम लाता है, उसको कहेंगे गजे इलाही, ठीक है। जैसे अकबर के धर्म का क्या नाम था, दीवाने इलाही, दीन इलाही नाम था, उसी प्रकार से इलाही जो शब्द है वो उसकी लैंड मेजरमेंट में भी अकबर ने इस्तेमाल किया है। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था, उस डिपार्टमेंट का नाम था बच्चों गजे इलाही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गजे सिकंदरी और गजे इलाही, इसमें कितना डिफरेंस है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गजे सिकंदरी और गजे इलाही में कितना डिफरेंस होता है, कितना अनुपात का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें 39 अनुपात 41 का डिफरेंस होता है। नोट करो,
39 अनुपात 41 का डिफरेंस होता है हर बार। गजे सिकंदरी और गजे इलाही में जो डिफरेंस होता है वो 39/41 का होता है। ये क्वेश्चन जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो मेरा भी पेपर एमसीक्यू हो रहा था, एक पेपर मेरा एमसीक्यू होता था जब मैं बैचलर्स करता था। ये क्वेश्चन मेरे समय काल में पूछा गया था कि गजे सिकंदरी और गजे इलाही में कितना रेशियो होता है, तो 39/41 होता है। एक बात ध्यान रखना, गजे सिकंदरी 39 का है और गजे इलाही किसका है, 41 का है। ठीक है, अगर गजे इलाही ऊपर हो जाए, गजे सिकंदरी नीचे हो जाए तो 41/39 हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एग्जामिनेशन वाले में जो पेपर बनाते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, गजे इलाही को ऊपर कर देंगे, गजे सिकंदरी को नीचे कर देंगे। अब अगर आप यही रट के गए हो तो यही मार दोगे, गलत हो जाएगा आपका। ठीक, समझ गए? एक बार लिख लो इसको, गजे सिकंदरी मतलब 39 हो गया और गजे इलाही मतलब 41 हो गया, तो इसको कहेंगे 39/41। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में स्पष्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है, यह संदर्भ है बेहलो लोडी का। He was careful like the Roman Emperor Augustus that he should not appear as powerful as other and that he should not appear above the level of others. This is reference to Behlo Lodi. ठीक है, बेहलोल लोडी इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल कॉन्सेप्ट का फॉलो करता था। उसने ये कहा कि हमारे जितने सामंत हैं उन सबके पास क्या है, एक बराबर की शक्ति है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सभी लोग क्या है, इक्वल हैं। में जितने सामंत हैं सभी क्या है, इक्वल हैं, इसीलिए क्या है, कोई एक इसमें पावरफुल नहीं है। जितने मेरे सामंत हैं, जितने मेरे आमीर नोबल हैं, सब पावरफुल हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है किसके बारे में, बेहलोल लोडी के बारे में। ठीक है, लोडी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोडी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था, इब्राहिम लोडी। हु वाज द लास्ट रूलर लोडी डायनेस्टी, इब्राहिम लोडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, इनाम भूमि को दिया जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इनाम भूमि किसको दिया जाता था, स्कॉलर्स और रिलीजियस पर्सन को इनाम भूमि दिया जाता था। ठीक है, सिकंदर लोडी के बचपन का क्या नाम था, सिकंदर लोडी के बचपन का नाम था निजाम खान। क्या नाम था, निजाम खान नाम था सिकंदर लोडी के बचपन का नाम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सिकंदर लोडी, रियल नाम क्या था सिकंदर लोडी का, निजाम खान था। ठीक है, अली गुरशब किसका नाम था, अली गुरशब नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था, अली गुरशाब था। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो एक बार, सिकंदर लोडी के बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम था निजाम खान। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है इसमें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, कलाक्रम, पहले बहलोल लोडी फिर सिकंदर शाह लोडी फिर आया इब्राहिम लोडी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहले बहलोल लोडी फिर सिकंदर लोडी फिर इब्राहिम लोडी। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन अष्टभुजीय मकबरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑक्टागोनल टॉम, सॉरी ऑक्टागोनल टॉम, किसका जो टॉम है वो ऑक्टागोनल है। ये पूछा गया है किसका टॉम ऑक्टागोनल है। ऑक्टागोनल सभी लोग जानते हैं ना, ऑक्टागोनल क्या होता है। ठीक है, सभी ऑक्टागोनल जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट आप रहे होंगे बचपन में, बेसिक चीजें जानते होंगे। ठीक है, तो ऑक्टागोनल अष्टभुजीय मकबरा किसका था, अष्टभुजीय मकबरा था सिकंदर लोडी का। ठीक है, सिकंदर लोडी का क्या था, अष्टभुजीय मकबरा हुआ करता था। आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोडी टॉम। ठीक है, सिकंदर लोडी का जो टॉम था वो ऑक्टागोनल हुआ करता था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। दिल्ली पर शासन करने वाले अफगान थे, अफगान कौन थे, लोडी थे। ठीक है, द अफगान हु रूल्ड दिल्ली वेयर लोडी। ठीक है, अफगान कौन थे, लोडी हुआ करते थे। सल्तनत युग का विवादास्पद शासक कौन था, द कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ द सल्तनत एरा वाज मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा जो विवादास्पद जो इंसान था सल्तनत काल का वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को उसके समय का अरस्तु भी कहा जाता है। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत युग का अरस्तु किसको कहते हैं, तो सल्तनत युग का अरस्तु कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। इतिहासकार सल्तनत युग का अरस्तु भी कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, चलो। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान था। दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगर वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ाकर देखिए, 1.5 पे जाके देखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले के लिए देख रहे हैं तो। चलो, अगर आप पहले देख रहे हैं मतलब 10 दिन पहले देख रहे होंगे, 8 दिन पहले देख रहे होंगे, तो बढ़ा के तेज देखिए। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन के 2-3 घंटे पहले मेरी वीडियो देख रहे हैं, चल रही है, तो अपनी वीडियो की स्पीड्स को बढ़ा लीजिए। चलो, वैसे भी मैं बहुत तेज बढ़ा रहा हूँ। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तुगलक वंश की स्थापना किसने की, सभी लोग जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। इनका नाम गाजी मलिक था। इन्होंने तुगलक वंश की क्या की, स्थापना करने का काम किया था। आंसर हो जाएगा सी। सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। द सुल्तान हु रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अमॉन्ग द रूलर्स ऑफ द सल्तनत पीरियड वाज इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। किसका सबसे लंबा शासन काल रहा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर 37 ईयर शासन करने का काम किया। ठीक है, 37 साल कौन रहा, फिरोज शाह तुगलक रहा। अगर सबसे लंबे समय काल का देखेंगे तो सबसे लंबा समय काल तक कौन था, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी सबसे लंबे समय काल तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाला सुल्तान कौन है, बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी इससे 1 साल ज्यादा बैठा, 38 साल बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा। ठीक है, 1451 से लेकर के 1489 तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर कौन बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बहलोल लोधी। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा सुल्तान था जो सबसे लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पर विद्यमान रहा, तो वो कौन था, वो था बहलोल लोधी, 38 ईयर। अगर बहलोल लोधी ऑप्शन में नहीं है तो फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक 37 ईयर्स क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है जो सबसे लंबे समय काल तक बैठा। फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन है बहलोल लोधी। ये कौन है, ये सेकंड है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को एक और नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक was known by another name, that name was, उसका एक और नाम था जो था जूना खान। क्या नाम था, जूना खान नाम हुआ करता था। किसका, जूना खान नाम हुआ करता था। रियल नाम मोहम्मद बिन तुगलक का था जूना खान। ठीक है, जूना खान के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को एक और टाइटल मिला था, इसको उलुग खान की पदवी दी गई थी। इसको कौन सा टाइटल दिया गया था, इसको उलुग खान का टाइटल दिया गया था। ठीक है, कौन सा टाइटल दिया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खान की पदवी दी गई थी। ठीक है, जो असली नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का वो क्या था, असली नाम मोहम्मद बिन तुगलक का था जौना खान। क्या नाम था, जौना खान। ठीक है, यहाँ जूना लिखा है, जूना नहीं होगा, जौना होगा, जौना खान। और जौना खान के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर की स्थापना की जो आज भी यूपी के अंदर है। कौन सा है भाई, फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक जौना खान के नाम पर एक शहर की स्थापना भी करता है। आज यूपी के अंदर है वो शहर। क्या नाम है उस शहर का, उस शहर का नाम है जौनपुर, उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। ये फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर ही स्थापित किया था। ठीक है, नोट करिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जौनपुर की स्थापना किसने की, जौनपुर की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, FST लिखा हूं, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। नोट करेंगे सभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चीन भेजा गया राजदूत। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा किसको, इब्न बतूता को चीन भेजा। ठीक है, इब्न बतूता दिल्ली का काजी भी बहुत सालों तक रहा, दिल्ली का काजी भी रहा मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने नागरकोट को कब जीता, नागरकोट को मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता 1337 में। ठीक है, नागरकोट को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस ईयर जीता, 1337 में जीता। ठीक है, चलो। सार्वजनिक निर्माण के लिए विख्यात सुल्तान था। द सुल्तान फेमस फॉर पब्लिक कंस्ट्रक्शन वाज, पब्लिक कंस्ट्रक्शन में सबसे फेमस कौन था, फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या था, पब्लिक कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा क्या था,
मशहूर हुआ करता था, फेमस हुआ करता था। सिंचाई के लिए 4 नहरों पर निर्माण किसने करवाया? ठीक है, इरिगेशन के लिए, खेती अच्छे खासी हो, इरिगेशन हो, उसके लिए 4 नहरों का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? Who constructed 4 canals for irrigation? इसमें सबसे बड़ी कैनाल का क्या नाम था? उसका नाम याद कर लेना, और कहां से कहां तक वो कैनाल जाती है वो भी देख लेना, ठीक है। नॉन स्टॉप बोलने में ऐसे गला सूख जाता है। हाँ, सिंचाई के लिए 4 नहरों का निर्माण किसने करवाया? सिंचाई के लिए 4 नहरों का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 4 कैनाल्स का निर्माण करवाया था इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है। सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। द मोस्ट एक्सटेंसिव एम्पायर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वॉज, ठीक है, सबसे बड़ा किसका एम्पायर हुआ करता था सल्तनत काल में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा एम्पायर था सल्तनत काल में। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, भूभाग में सबसे बड़ा इलाका दिल्ली सल्तनत काल में किसका था, तो वो किसका था? जोग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया, द हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया इन टर्म्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इज मोहम्मद बिन तुगलक, आंसर हो जाएगा। अगर मुगल काल देखोगे तो औरंगजेब का सबसे लंबा माना जाता है, औरंगजेब की सबसे लंबी बाउंड्रीज मानी जाती है मुगल काल में, जिसका साम्राज्य सबसे बड़ा था, और दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा माना जाता है। हाँ ना बोलो मुझसे। चलो, फिरोज शाह तुगलक क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। फिरोज शाह तुगलक के समय, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? द बुक रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक इज कॉल्ड फुतुत आई फिरोज शाही, ठीक है। ये बुक खुद उसने लिखी है, 32 पेज की छोटी सी किताब है जो फिरोज शाह तुगलक खुद लिखता है। उसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, इसका नाम है फुतुत आई फिरोज शाही, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो आदमी खुद से लिखे, ठीक है, और जो कोई दूसरा लिखता है अपने लिए उसको कहते हैं बायोग्राफी। जो हमने खुद से लिख ली, जैसे मैंने अपनी खुद से जीवनी लिखी, उसको कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। फिरोज शाह तुगलक ने खुद से लिखी, जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। चलो, रतन नामक एक हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। रतन जो था वो रेवेन्यू मिनिस्टर था, कहाँ पे? सिंध के अंदर, ठीक है। ये किसके शासनकाल में था? ए हिंदू नेम रतन वाज अपॉइंटेड एज अ रेवेन्यू ऑफिसर ड्यूरिंग द हुज रीजन, आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशंस में आपसे हो सकता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? रतन नामक हिंदू किसके कार्यकाल में था? रतन नामक हिंदू था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित दीवाने आमिर को ही किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने आमिर को ही किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, ठीक है। और दीवाने आमिर कोही के हेड को कहते हैं आमिर कोही, क्या कहा जाता है? आमिर कोही कहा जाता है, ठीक है। दीवाने आमिर कोही के हेड को क्या कहते हैं? दीवाने आमिर कोही के हेड को कहते हैं आमिर कोही, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसने कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया जिससे सोनधर कहा जाता है? तकावी ऋण किसने प्रदान किया? तकावी ऋण किससे प्रदान किया जिसको सोनधर कहा जाता है? तो सोनधर नामक जो ऋण प्रदान किया वो किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। Who among the following provided a term loan to farmer which was called सोनधर, ठीक है। सोनधर कहा जाता था, जो कौन प्रोवाइड करता था? मोहम्मद बिन तुगलक प्रोवाइड करता था। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्टार मार्क मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तकावी ऋण या इसको सोनधर कहा जाता है, दोनों कौन करता है? दोनों करता है मोहम्मद बिन तुगलक। तकावी लोन या इसी को क्या कहते हैं? इसी को सोनधर कहा जाता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। कई क्वेश्चंस में जैसे बड़े लेवल का एग्जाम दोगे तो उसमें तकावी भी लिखा रहता है, सोनधर भी लिखा रहता है, दोनों होता है एक ही है। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दिल्ली से अपनी राजधानी ले गया दौलताबाद। दिल्ली से अपनी राजधानी कहां ले गया? दौलताबाद ले गया। जो सबसे अच्छा कारण माना जाता है, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की, वो बताया जाता है मंगोलों का खतरा, ठीक है।
मंगोल जो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे हमेशा अटैक करते थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उससे बचने के लिए उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित करके कहां कर लिया, दिल्ली से हटा के उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद कर लिया। ठीक है, तो सबसे जो मेन कारण बताया जाता है वो यही वाला बताया जाता है, मोस्ट फेवरेबल कारण यही है। और भी इब्न बतूता, बर्नी, ये भी बहुत कुछ बताते हैं, आमिर खुसरो, ये सब भी लोग बताते हैं कुछ, लेकिन जो सबसे सटीक जो बताया जाता है क्या कारण था वो यही है। ठीक है, कि मंगोलों का इन्वेशन हो रहा था। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गार्डेनर ब्राउन, एक इतिहासकार है गार्डेनर ब्राउन कहते हैं कि मंगोलों के लगातार आक्रमण के कारण क्या हुआ, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। ठीक है, और कुछ सालों बाद फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली ले गया। कितना बेवकूफ आदमी था, सब सोच रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसने साहूकारों को 13 करोड़ में सुल्तान ने दौलताबाद का क्षेत्र एक ठेके पर दे दिया? To whom which of the following money lender did the Sultan give the area of Daulatabad on contract for rupees 13 करोड़? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 24 विवादग्रस्त एवं अन्य संगत करों को बंद कर दिया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान एबॉलिश 24 कंट्रोवर्शियल एंड अनजस्ट टैक्सेस? कंट्रोवर्शियल अनजस्ट, अनजस्ट मतलब, अनजस्ट का मतलब होता है जो मतलब देने योग्य नहीं, उसको अनजस्ट कहा जाता है। ठीक है, क्यों दे भाई, अनजस्ट टैक्स है। तो ये जो किया वो किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 24 टैक्सेस को हटा दिया। 24 टैक्सेस की जगह पर फिरोज शाह तुगलक सिर्फ 4 करों को लेता था। वो 4 कर कौन सा था, वो था जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया, जकात, खर्च, खुम, 4 टैक्स फिरोज शाह तुगलक लेता था। बाकी जो 24 कर थे उसने बंद कर दिए। ठीक है, चलो, अख्ता पर केंद्रीय नियंत्रण छोड़ देने का प्रचलन किस सुल्तान के समय प्रारंभ हुआ? The practice of giving up central control over Akhtar started during the region of which सुल्तान? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने हैं, अभी सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, जिन्होंने मेरा बैच लिया होगा उनको ये चीज मैं डिटेल में समझाई होगी। ठीक है, आपने अगर बैच लिया होगा मेरा तो ये वाला टॉपिक मैं डिटेल में समझाया था। ठीक, चलो, किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोग के सहायता अकाल संहिता तैयार की? विच रूलर फर्स्ट प्रिपेयर फेमाइन कोड टू हेल्प फेमाइन स्ट्रिकन पीपुल? किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ठीक है, फेमाइन से बचाने के लिए जब कर बहुत ज्यादा हुआ करते थे और लोग कर नहीं दे पाते थे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तकावी लोन दिया किसानों को, तकावी और सुंदर नामक लोन देने का काम किया। ठीक है, तो फेमाइन कोड उसी के अंडर में आता है, तकावी और सुंदर करके अंडर में ही आता है क्या, फेमाइन कोड, जो किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में वजीर की सहायता के लिए एक नया कार्यालय वकील सुल्तान की स्थापना की गई? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अ न्यू ऑफिस वकील सुल्तान वाज बीन असिस्टेड? थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अगर हम इसे एक बार बस चेक कर ले। हाँ, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक लिखा गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, डी आंसर हो जाएगा। वकील सुल्तान का नया पद नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में आया था। ये फिरोज शाह तुगलक के बाद था, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ही दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उलेमा वर्ग क्या था? उलेमा वर्ग क्या था, इस्लामी सिद्धांतों का व्याख्याकार जो था उनको कहा जाता था उलेमा। द इंटरप्रेटर इस्लामिक प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड व्हाट, द कॉल्ड आर उलेमा। इनको क्या कहा जाता है, उलेमा कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की सिक्के पर किस खलीफा का नाम मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के पे अल मुस्तकीफी का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है, अल मुस्तकफी का नाम मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर। ठीक है, अल मुतस्सिम का नाम कब मिलता है? अल मुतस्सिम बगदाद के आखिरी खलीफा थे जिनको हलाकू ने खत्म कर दिया था। ठीक है, अल मुतस्सिम क्या थे, अल मुतस्सिम आखिरी बंगाल के सॉरी बगदाद के आखिरी खलीफा थे जिनका नाम था अल मुतस्सिम, जिनको हलाकू खान ने खत्म कर दिया था।
अल मुतसिम के नाम का जो सिक्का है वो अलाउद्दीन मसूद शाह चलाता है। नोट करो, अल मुतसिम के नाम का सिक्का कौन सा सुल्तान था जो चलाता है? वो चलाता है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल कब से कब तक है? 1242 से लेकर 1246 तक है। नोट करो, बहरम शाह का होता है, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह का होता है। चलो, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में खुतबे और सिक्कों से अपने नाम हटाकर खलीफा का नाम अंकित करने की आज्ञा दी? Who among the following ordered to remove his name from khutbah and coins and put the name of the caliph in its later part of his rule? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अपने शासनकाल के अंत में उसने किया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा कहा, आई एम कैलिफेट, ठीक है। इन्होंने तो महमूद शाह तुगलक ने कहा कि मैं खुद क्या हूं? मैं खुद खलीफा हूं, तुम मुझे क्या बताओगे? मैं खुद खलीफा हूं। कौन कह रहा है? मुबारक शाह खिलजी कह रहा है, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी के बारे में एक और चीज है, सुनो। मुबारक शाह खिलजी ने आई एम कैलिफेट कह के खुद को क्या कहा? मैं अल बसिक बिल्ला हूं, मैं अल बसिक बिल्ला हूं। इसको खलीफतुल्ला कहा जाता है, खलीफतुल्ला भी कहा जाता है। मुबारक शाह खिलजी को खलीफतुल्ला भी कहा जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा नाम इसका। चलो, तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? तबकारे नासिरी का लेखक है मिनहाजुस सिराज। क्या नाम है? मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज ने किताब लिखी है तबकाते नासिरी। मकबरों का युग किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। विच पीरियड इज कॉल्ड एरा ऑफ टॉम? एरा ऑफ टॉम कहा जाता है तुगलक वंश को, ठीक है। तुगलक वंश को मकबरों का युग कहा जाता है, एरा ऑफ टॉम कहा जाता है तुगलक वंश के शासनकाल को। आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक हो जाएगा, ठीक है। किस सुल्तान ने 24 का इब्तिदाई करों को स्थान पर केवल कर लगाया? ये पढ़ चुके हैं, हो चुका है, ठीक है। किस सुल्तान ने अपनी लिखी आत्मकथा फुतूत फिरोज शाही की? फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। एक मिनट, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। किस सुल्तान ने हासिले शर्ब और हके शर्ब सिंचाई कर नामक नया कर लगाया? ये किसने लगाया? ये लगाया हासिले शर्ब और हके शर्ब नामक दो कर लगाने का काम करता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, नोट करना। चलो, निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठाटा में हुई। किस ईयर में हुई? 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई ठाटा में, ठीक है। ठाटा में सिंध में एक प्रांत है ठाटा। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया? तो दीवाने खैरात की स्थापना गरीब लड़कियों को मतलब पैसा मुहैया कराने के लिए किया गया था। उसकी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात की स्थापना करता है, गरीब लड़कियों की शादी करवाने के लिए लोन देता है, दीवाने खैरात में दान देता है। कौन देता है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलो, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ भी है। राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली, ये किसके बारे में कहा गया है? ये मोहम्मद बिन तुगलक से कहा गया है। बदायूनी सेड द किंग गॉट फ्रीडम फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स एंड द सब्जेक्ट गॉट फ्रीडम फ्रॉम देयर किंग। इट वाज कॉल्ड बाय बदायूनी। किसके बारे में कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये चीज कही है। चलो, किसके शासनकाल में इन बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत बार करा चुका हूं। निम्नलिखित में से किस गुलाम ने सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड द मोस्ट स्लेव्स इन द कोर्ट? सबसे ज्यादा स्लेव किसके कोर्ट में थे? फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में सबसे ज्यादा गुलाम माने जाते हैं, ठीक है, चेक कर लेना। सबसे ज्यादा गुलाम माने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में माने जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी की रोजगार दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान गिव एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड? ठीक है, इसने डिपार्टमेंट बनाया दीवाने बंदेगान।
लोग को रोजगार देने के लिए इसने डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने बंदगान। ठीक है, तो दीवाने बंदगान की स्थापना कौन करता है? दीवाने बंदगान की स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा 71 फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इतिहासकार द्वारा दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधी आदर्श का मिश्रण कहा गया है? विरोधी आदर्श का मिश्रण कहा गया है सिकंदर लोधी। ठीक है, विरोधियों का आभास कहा गया। ठीक है, मिक्सचर अपोजिट कहा गया है किसको? सिकंदर, अरे सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक को मिक्सचर अपोजिट कहा गया है। 1333 में अफ्रीकी यात्री बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था? बहुत बार करा चुका, मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, चलो, तुगलकाबाद की नींव किस शासक ने डाली? तुगलकाबाद की नींव डाली है किसने? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। अगर आदिलाबाद लिखा हो तो आदिलाबाद का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। हिसार फिरोजा की स्थापना किसने की? हिसार फिरोजा की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? किसने योगदान नहीं दिया? इल्तुतमिश ने दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिया, फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सेशन हमारा आज का यहीं पर है। ठीक है, अब आज हमने इसमें 45 क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में यूनिट 3 लेकर आएंगे और यूनिट 3 को सॉल्व कराएंगे। वीडियो अगर ऐसे ही आप आगे भी चाहते हैं तो बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा कि आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल्स के थ्रू चाहिए। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं इतिहास पढ़ाने का काम करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी लोग मुझे देगा सुने, थैंक यू सो मच एंड बाय।